हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल पर। देखिए बच्चों, कैसा हो अगर भारत की विदेश नीति जो कि आपके एचटेट 2026 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक अलग से आपको जो क्या है यूनिट के रूप में दे दिया गया है और उसके 10 नंबर आपको पक्का करने का मौका मिले सिर्फ 2 से 3 वीडियो में। जी हाँ, वही काम हम आज करेंगे। आज एक नए अंदाज में ये वीडियो आपके सामने है, हैंड रिटन नहीं बल्कि पीपीटी के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ। ये पहला प्रयास है। धीरे धीरे प्रोफेशनल जो क्या है वो यूट्यूब पे टीचर हम बनने जा रहे हैं। ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ अपना ये क्या है ट्रांसफर एक किस्म से। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज की वीडियो के अंदर हम भारत की विदेश नीति के सारे सिद्धांत, डॉक्ट्रिन और थ्योरी एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्प और जो क्या है कम समय में आपको एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मिलेगी। तो जुड़ना ना भूलें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो होगी भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ अगर आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की या फिर आप टीजीटी पॉलिटिकल साइंस, नहीं सॉरी टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी एसएसटी, ठीक है बच्चों, या सिर्फ आप कर रहे हो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, या फिर आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी टेट एग्जाम कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई भी पेपर आप लोग पढ़ रहे हो जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस आता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे सारे विदेश नीति के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, देखिए ये है हमारा भारत की विदेश नीति का पहला सिद्धांत यानी कि पंचशील एग्रीमेंट। ठीक है जी, और अभी हम बात करेंगे पंचशील एग्रीमेंट के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति जब भारत आजाद हो गया, ठीक है 47 में, तब एक आजाद देश के रूप में हमने हमारी विदेश नीति को शुरू किया। और ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं बच्चों कि पंडित नेहरू जी जब तक वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने विदेश मंत्रालय का जो विभाग है वो अपने पास ही रखा। विदेशी मामलों में उनकी बहुत रुचि थी और इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में हम पंडित नेहरू को याद करते हैं। ठीक है, तो पंडित नेहरू के टाइम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं क्या, पंचशील की नीति या पंचशील का सिद्धांत। देखिए 1954 के अंदर हमारा ये सिद्धांत आया था और हम बात करें तो भारत व चीन के बीच में समझौता हुआ था। भारत से उस टाइम थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन से उस टाइम पीएम थे आपके चाउ एन लाई। ठीक है, ये क्या थे, ये पांच ऐसे नियम थे जो भारत और चीन के बीच में रिश्तों को क्या करेंगे, गाइड। एक्चुअल में भारत ने महात्मा बुद्ध से, ठीक है यानी कि गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर ये 5 सिद्धांत विदेश नीति के एक नीति के रूप में जो क्या है वो अपनाए थे। ठीक है, और क्या है ये पांचों चीजें, इनसे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए निम्न में से कौन सा पंचशील की नीति का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, 4 आपको, 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे और एक नहीं, तो ऐसे आपको क्या करना होगा, एलिमिनेशन। इसीलिए फटाफट से पांचों थ्योरी हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला तो है हमारा एकता व अखंडता का सम्मान, यानी कि भारत और चीन एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे, एकता का सम्मान करेंगे, इंटीग्रिटी और सोवरेंटी का क्या करेंगे, तो क्या है वो प्रॉपर रिस्पेक्ट। दूसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। ये लाइन आपको आगे जो मैं आपको और पॉलिसी करवाऊंगी वहां भी एज इट इज लिखी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर है, बेस है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। गाइडेंस सबसे बड़ी जो होती है एक देश की दूसरे देश के प्रति कि भाई वहां के इंटरनल मैटर के अंदर हम अपना जो क्या है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो वही है ये। ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देखिए इसका मतलब ये है कि भारत और चीन दोनों ही एशिया के सबसे बड़े देशों में जो क्या है वो शामिल हैं, भारत भी और चीन भी। तो दोनों देश जो क्या है वो आपका पीसफुली को एक्सिस्टेंस करेंगे, यानी कि शांति पूर्वक बने रहेंगे अपने अपने अस्तित्व के साथ। ठीक है जी, तो यह शांति पूर्वक सह अस्तित्व की
बात, ठीक है। दूसरा है समानता व पारस्परिक लाभ, मतलब कि दोनों देशों के बीच में इक्वलिटी होगी रिश्तों को लेके, व्यापार को लेके या ट्रेड को लेके, और जो क्या है वो दोनों देश ऐसी नीतियां बनाएंगे कि एक दूसरे को परस्पर लाभ हो। उसके बाद हम बात करेंगे अन्न आक्रमण, यानी कि दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। बट इन रियलिटी अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा जो क्या है वो चाइना के साथ क्या हो गया, युद्ध, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या है बुरी तरीके से हार गए, और चाइना ने इस पंचशील की नीति को नहीं माना, इसके सिद्धांतों को तोड़ दिया, भंग कर दिया। लेकिन फिर भी आज पंचशील की नीति से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी, हाँ जी। तो इसके बाद हम फिर आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट जो क्या है वो डॉक्ट्रिन के बारे में, जो है इंदिरा डॉक्ट्रिन। जी हाँ, आयरन लेडी उनको बोलते हैं, तो वो बिल्कुल सही बोलते हैं। ये इनका सिद्धांत पढ़ के हमको आज समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको इंदिरा डॉक्ट्रिन भी बोल देते हैं और इंदिरा सिद्धांत भी बोल देते हैं, ठीक है जी, इंदिरा सिद्धांत। देखिए क्या हुआ, इस थ्योरी की कोई एक प्रॉपर डेट नहीं है, कोई सन नहीं है कि लीजिए जी इस दिन को 12 बजे इंदिरा डॉक्ट्रिन स्टार्ट हो गया, नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी जी का भारत में कार्यकाल रहा है 2 बारी, ठीक है। लेकिन जो उनका पहला कार्यकाल था जिसके अंदर इंदिरा गांधी जी हमारी जो क्या है वो शास्त्री जी के बाद जब पीएम बनती हैं तब से लेके आपातकाल तक, यानी कि हम बात करें तो ये 77 जो क्या है तक का टाइम, आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आती है, ठीक है, वहां से लेके और 66 के अंदर जब ये पीएम बनती है शास्त्री जी के जाने के बाद तब तक, ठीक है। इस पहले कार्यकाल में भारत की विदेश नीति के अंदर वो बहुत ज्यादा सक्रिय रही और उन्होंने एकदम से अप्रोच को ही चेंज कर दिया, इसलिए इंदिरा डॉक्ट्रिन बहुत फेमस है भारत की विदेश नीति के अंदर। देखिए, इंदिरा डॉक्ट्रिन या फिर इंदिरा सिद्धांत भारत की विदेश नीति के अंदर ना सिर्फ आपकी जो क्या है वो सॉफ्ट पावर बल्कि हार्ड पावर अप्रोच के ऊपर क्या था, केंद्रित या सेंटर्ड, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें तो आपके अमेरिका के अंदर, ठीक है, एक राष्ट्रपति रहे हैं, उनका नाम है मुनरो, ठीक है। तो अमेरिका का जो मुनरो डॉक्ट्रिन है उन्हीं को हम भारत क्या बोलते हैं, भारत का मुनरो डॉक्ट्रिन, यानी कि इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारत का मुनरो डॉक्ट्रिन भी हम जो क्या है बोल देते हैं, ठीक है। इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। ये इंदिरा जी की भारत के अंदर विदेश नीति थी, ठीक है, इंदिरा डॉक्ट्रिन। आइए देखते हैं, आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ जो क्या है वो आपका जो क्या है अप्रोच या पहल। देखिए, आदर्शवाद भारतीय विदेश नीति का एक दृष्टिकोण है जो ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर हम भाईचारे से रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हथियार नहीं बनाएंगे, जिसके ऊपर नेहरू जी ने काम किया। लेकिन हमको बदले में क्या मिला, पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध। तो हमने क्या किया, अपनी अप्रोच को चेंज कर दिया और हम आदर्शवाद से आइडियलिज्म से कहां चले गए, हम चले गए यथार्थवाद की तरफ, ठीक है जी, यानी कि रियलिज्म की तरफ। तो पहला इसका ही पॉइंट था। दूसरा, दक्षिण एशिया में भारत की प्रधानता, यानी कि जो हमारा, क्योंकि भारत जो है वो दक्षिण एशिया के अंदर पड़ता है, ठीक है, जैसे भारत हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, आपका मालदीव हो गया, ठीक है, म्यांमार तो उस साइड पड़ता है और आपका मालदीव नीचे पड़ता है, नेपाल, भूटान, ये कहाँ आते हैं, दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी 7-8 देश हैं उनमें भारत सबसे बड़ा देश है। इसीलिए ये आपका इंदिरा डॉक्ट्रिन बात करता है दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर भारत की प्रधानता को लेके, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, एक महाशक्ति है, तो ये भारत का जो क्या है वो दक्षिण एशिया के ऊपर क्या होनी चाहिए, प्रधानता, ठीक है। तीसरा, बाहरी हस्तक्षेप का विरोध, यानी कि भारत के या फिर दक्षिण एशिया के किसी भी जो क्या है वो मैटर के ऊपर कोई बाहर की कंट्री क्या नहीं करेगी, इंटरफेयर। उसके बाद द्विपक्षीय समाधान, यानी कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच में आपस में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको वो देश अपने आप आपस में द्विपक्षीय यानी कि खुद तो क्या करेंगे, उनका समाधान करेंगे बिना किसी मध्यस्थता के, ठीक है। उसके बाद सैन्य शक्ति का प्रयोग या हार्ड पावर, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर 3 तरीके की पावर हम पढ़ते हैं बच्चों, आपका पहले सॉफ्ट पावर, फिर आपका हार्ड पावर, और आजकल न्यू ट्रेंड क्या है आपका स्मार्ट पावर, दोनों का मिला जुला रूप, ठीक है। तो हार्ड पावर का मतलब क्या होता है, सैनिक शक्ति का प्रयोग करना या बल प्रयोग करना। तो इंदिरा जी का जो डॉक्ट्रिन था वो भारत के अंदर हार्ड पावर अप्रोच को दर्शाता है, ठीक है।
यानी कि हम क्या करेंगे, दक्षिण एशिया के अंदर शांति बनाए रखने के लिए अगर हमको इंटरनल मैटर में जो क्या है वो क्या करना पड़े, हस्तक्षेप, तो भी हम करेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार इंदिरा डॉक्ट्रिन के तहत क्या किया गया, हमने हमने जो क्या है वो बाहरी हस्तक्षेप किया। जैसे बांग्लादेश कि जो मुक्ति आंदोलन चल रहा था उसमें भारत का सपोर्ट। जैसे फिर हम देखेंगे राजीव गांधी के द्वारा श्रीलंका के अंदर हस्तक्षेप, वो जो हमने हमारी जो क्या है शांति सेना भेजी। ठीक है, देखिए तो उदाहरण यहाँ पे 3 हैं, ये उदाहरण भी आपसे पूछ सकते हैं। पहला 1971 भारत और पाक का युद्ध, जो कि क्या था आपका पाकिस्तान का इंटरनल मैटर, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उसमें बीच के पढ़ के एक नया देश ही बनवा दिया जी, जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि वो दक्षिण एशिया की शांति का विषय था। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे 1974 हमने क्या किया, पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण, शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण, जिसका नाम था हमारा स्माइलिंग बुद्धा 1974 के अंदर। ठीक है, फिर 1971 के अंदर हम देखें तो युद्ध के बाद 1972 में हमारा शिमला समझौता होता है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए 75 के अंदर एक और जो क्या है वो इस डॉक्ट्रिन की हमको झलक मिलती है, क्या 1975 में सिक्किम का भारत के अंदर विलय, जो कि चीन के साथ एक क्या था, विवादित हमारा मुद्दा था। तो 71, 74 और 75 ये 3 ऐसे मौके हैं जब इंदिरा डॉक्ट्रिन को हमने जो क्या है वो यूज किया, किसमें, भारत की विदेश नीति को संभालने में। ठीक है, तो यहां से हमने इतना देख लिया है, इसको भारत का मुनरो सिद्धांत भी बोलते हैं, भारत का मुनरो डॉक्ट्रिन। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे हमारे जो क्या है वो चौथे सिद्धांत, आई के गुजराल यानी कि इंदर कुमार गुजराल के द्वारा दिया हुआ गुजराल सिद्धांत। देखिए बच्चों, इंदर कुमार गुजराल जी 1996 के अंदर एचडी देवेगौड़ा की सरकार थी, यानी कि वो पीएम थे। उनके जो क्या है वो कैबिनेट के अंदर आपके क्या थे, विदेश मंत्री, और विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने इस अप्रोच को अपनाया था। बाद में जब वो पीएम बन गए अगले ही साल 97 के अंदर, तो ये आपका जो क्या है गुजराल सिद्धांत एक विदेश नीति का मूल सिद्धांत बन गया। ठीक है, और अगर हम बात करें गुजराल सिद्धांत के बारे में तो देखिए गुजराल सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, और इन नामों से क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट एग्जाम में भी और आपकी जो क्या है वो टेट एग्जाम के अंदर भी। इसी गुजराल सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि बच्चों देखो कि इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी। ठीक है, नॉन रेसिप्रोकल मतलब गैर पारस्परिकता का सिद्धांत, या गुजराल सिद्धांत, या आई के गुजराल डॉक्ट्रिन, सारे भैया इसी के नाम है। ठीक है, अब ये था क्या, देखिए आपने नाम सुना होगा वन साइडेड लव का। ठीक है, यानी कि एक तरफा प्यार जिसमें सामने वाला सिर्फ देता ही देता है, तो ये वही था गुजराल सिद्धांत। ठीक है, यानी कि भारत क्या करेगा, अपने पड़ोसी देशों को बिना बदले की भावना के क्या देगा, रियायतें, छूट। ठीक है, और जो क्या है वो जो बिग ब्रदर सिंड्रोम इंदिरा गांधी जी क्रिएट करके चली गई थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, उस जो क्या है वो डैमेज को कंट्रोल करने का काम ये आपका आई के गुजराल या फिर आपका गुजराल सिद्धांत ने किया। ठीक है, समझ गए, यानी कि इसको हम बोलेंगे गैर पारस्परिकता का सिद्धांत या फिर नॉन रेसिप्रोकल थ्योरी या फिर गुजराल सिद्धांत 1996 के अंदर इन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए थ्योरी दी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जब गुजराल सिद्धांत उन्होंने दिया तो वो पीएम थे या नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा वो विदेश मंत्री थे जी। और पीएम कौन थे उस टाइम, एचडी देवेगौड़ा। तो नोट कर लीजिएगा, आई एम श्योर कॉपी पेन लेके आप बैठे होंगे फैक्ट को नोट करने के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ सिद्धांत थे, गुजराल सिद्धांत के कुछ फीचर थे, उनको देख लेंगे। पहला तो है क्षेत्र का दुरुपयोग न करने देना, न करना या न होने देना। यानी कि गुजराल सिद्धांत के अंदर एक पॉइंट था, वो ये बात करता है कि जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं वो एक दूसरे की धरती का प्रयोग, जमीन का प्रयोग अपने जो क्या है दक्षिण एशियाई दूसरे पड़ोसी देश के जो क्या है वो नुकसान में या उसकी हानि में नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यानी कि अपने क्षेत्र का दुरुपयोग न होने देना किसी भी दक्षिण एशियाई देश के अहित में, पहला पॉइंट। दूसरा जी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, मतलब कि कोई भी देश जो है वो आपस में पड़ोसी जितने भी हैं इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप
नहीं करेंगे। तीसरा, अखंडता का सम्मान, मतलब हम एक दूसरे की इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। चाहे भारत बेशक है बड़ा देश है, लेकिन उतनी ही भूमिका दक्षिण एशिया में भारत की है, उतनी ही नेपाल की, उतनी भूटान की और उतनी श्रीलंका की। ऐसा ये पॉइंट बात करता है। ठीक है, देखिए ये जो छोटे देश होते हैं ये किसी भी बड़े देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक बफर स्टेट के रूप में आप लगा लो, या किसी दूसरी महाशक्ति को कंट्रोल करने के लिए आप लगा लो। ठीक है, समझ गए। और शांतिपूर्वक समाधान, मतलब अगर कोई विवाद होता भी है तो हम क्या करेंगे, शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। अब इस सिद्धांत को अपनाने के बाद भारत ने दो इंपॉर्टेंट क्या की, डील साइन की, या दो हमारे महत्वपूर्ण क्या हुए बच्चों, समझौते। उनको जो क्या है आप नोट कीजिएगा, एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आगे भी आ सकते हैं इनसे क्वेश्चन। देखिए पहला है आपको बच्चों मैं बताऊं, वो है आपकी गंगा जल संधि, या इसी को हम बोलेंगे फरक्का जल संधि। और आजकल बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते जो क्या थोड़े ऊपर नीचे अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, और वहां पे जो क्या है हिंदू बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, है ना, उनके ऊपर हत्याएं हो रही हैं, उनको जलाया जा रहा है, सांप्रदायिकता है। पिछले 1-1.5 साल से हम देखें तो बांग्लादेश के अंदर क्या है, पॉलिटिकल इनसर्टेनिटी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता। यहाँ हमने अजाइलम दे दिया, पॉलिटिकल अजाइलम, किसको, शेख हसीना को। उसके बाद से ही जो क्या है वो भारत विरोधी लगातार बयान और घटनाएं हमको बांग्लादेश में देखने को मिलती है। लेकिन ये थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट, ये पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है भारत की विदेश नीति में, उसका मैं आपको एक हालिया एग्जांपल देती हूं। भारत ने बांग्लादेश के अंदर बढ़ती महंगाई को लेके अभी कल और परसों बयान आया है, 2 लाख टन चावल जो क्या है भेजने का क्या है वो फैसला किया है, यानी कि सहायता, यानी कि मदद की है। और आपका गुजरात सिद्धांत भी यही कहता था कि जितना हमसे हो सकेगा हम भारत के पड़ोसी देशों की आगे बढ़ चढ़ के बिना कुछ बदले की भावना किए क्या करेंगे, सहायता, मदद। और ये थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही थ्योरी आगे चल के 2014 के अंदर जो पीएम मोदी की आपकी पॉलिसी आएगी, जिसका नाम होगा नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पड़ोस पहल की नीति, पड़ोस पहल की नीति, उसका क्या बनेगी, आधार और बेस। फिलहाल हम बात कर रहे थे फरक्का जल संधि की, तो 1996 में ये साइन हुई है आपकी भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक ऐतिहासिक ही फैसला था जहां हमने गंगा नदी जल का बंटवारा कर लिया फरक्का जल संधि के तहत। ठीक है, और पाकिस्तान आपको बांग्लादेश को हमने क्या दी, रियायत, बहुत सारी छूट, यानी कि उनके हक में एक किस्म से फैसला हुआ था। ठीक है, तो 1996 की गंगा जल संधि बांग्लादेश के साथ, इसी को फरक्का जल समझौता भी बोलते हैं। और एक महाकाली संधि ये हुई थी हमारी लर्नर नेपाल के साथ। ये एक जल विद्युत परियोजना से संबंधित प्रोजेक्ट था, इसको हम बोलते हैं महाकाली संधि। ठीक है जी, महाकाली संधि ये भी हमारी 1966 के अंदर ही हुई थी। ठीक है, तो ये था आई के गुजराल का या इंदर कुमार गुजराल का गैर पारस्परिकता का सिद्धांत, एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन। आई होप कि आपने जो क्या है वो नोट कर लिया होगा। ठीक है, अभी अपन आगे चलते हैं। गुजराल सिद्धांत हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या, हमारी आज की सबसे फेमस यानी कि इंपॉर्टेंट आपकी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, जिसने बहुत कुछ बदल दिया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और वो है बच्चों आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी। देखिए बच्चों, हमको पता है कि 1991 के अंदर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटती है। क्या, यूएसएसआर का पतन, यानी कि सोवियत संघ का पतन हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की फुल फॉर्म बतानी है वीडियो के नीचे। ठीक है, तो यूएसएसआर का पतन हो गया। अब भारत को चाहिए क्या, नए साझीदार। ठीक है, जो भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहायता या मदद कर सके। जब आपका आसियान एक संगठन है, क्षेत्रीय आपका जो क्या है एक संगठन है, 1967 में बच्चों ये आपका बन गया था। 10 इसके सदस्य देश हैं, हालांकि 5 ही क्या थे,
फाउंडिंग मेंबर, 5 फिर बाद में मिल गए, तो आज टोटल 10 सदस्य हैं। तो भारत ने बहुत लंबे समय तक इस तरफ देखा ही नहीं, मतलब ही नहीं रखा, जब तक सोवियत संघ का पतन नहीं हो गया। जैसे ही 1991 के अंदर भारत जो क्या है वो देखता है कि कोलैप्स हो गया यूएसएसआर का, तो हमको क्या चाहिए, नए पार्टनर या साझेदार। तो भारत की विदेश नीति के अंदर एकदम से चेंज आता है, मेजर चेंज। उसी का परिणाम आपका क्या था, ये आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों की औपचारिक शुरुआत। ठीक है, बहुत ही दूरदर्शी ये हमारी नीति थी। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1991 में हमारी आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, हमको एलपीजी रिफॉर्म करने पड़े, तो बहुत ही अच्छे समय पर ये डिसीजन लिया गया था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उस टाइम पे आपके पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की तरफ देखो, यानी कि उधर भी अपार संभावनाएं हैं पूर्व के देशों में। ठीक है, और ये क्या है, आपके दक्षिण पूर्वी देश, जो आपके देश हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, उनका ये ग्रुप है आसियान। तो यानी कि यहाँ से शुरू होती है भारत और आसियान संबंधों की यात्रा श्रृंखला। और अक्सर वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कब भारत और आसियान क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बने, कब पूर्ण वार्ता भागीदार बने, कब हमारा पहला शिखर सम्मेलन हुआ, या कब हमारी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन हुई। इन सारे ही फैक्ट को मैंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, उस वीडियो में मैंने आसियान और भारत के रिश्तों के बारे में, ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे क्या, आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों की शुरुआत के बारे में बात करती है हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्या है, आपके आर्थिक, रणनीतिक व सांस्कृतिक सहयोग हमारे जो क्या है वो इस पॉलिसी के अंदर केंद्रित थे, और हमको बहुत फायदा भी हुआ है इस आपकी आसियान की, जो आसियान के साथ हमारे रिश्ते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी का। देखिए, जापान, दक्षिण कोरिया, इन देशों के साथ हमारे क्या हुए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुए हैं। ठीक है, कब हुए हैं इन देशों के साथ हमारी एफटीए, वो भी आपको कमेंट में जो क्या है वो बताना है वीडियो के नीचे। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर हम देखें, एक फायदा तो हमको क्या हुआ कि पूर्व से भी अलग जो देश है, विस्तार पूर्व का, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन देशों के साथ हमारे क्या है संबंध मजबूत हुए। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा हमको ये हुआ कि आसियान देशों के साथ हमको द्विपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध शुरू करने का मौका मिला। ठीक है, और आज अगर हम देखें तो भारत और आसियान देशों के बीच में अरबों बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, और आसियान जो संगठन है उसका भारत चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है जी, और फिर हम देखें तो भारत और आसियान के सदस्य देशों के बीच में बहुत सारी आपकी परियोजनाएं चलती रहती हैं, जिनको अगली जो क्या है पॉलिसी, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। ठीक है, उनको, उन पॉइंट्स को, उन परियोजनाओं को, उन पहलों को देखेंगे। तो ये थी हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी और इसके सारे फैक्ट। अभी हम बात करेंगे इसी फॉरेन पॉलिसी का विस्तार, क्या है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है जी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए बच्चों, जो हमने पीछे लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ी है उसी का ये विस्तार है, क्या, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, यानी कि पूर्व की ओर सिर्फ देखना नहीं है, काम भी करना है। वहां पे देख लिया आपने 20 साल 25 साल बहुत, तो अब हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो क्या है, वो एक और ज्यादा गतिशील जो संबंध है, जो अनाइलमेंट है, ठीक है, आपके भारत और आसियान देशों की, उसके ऊपर बात करती है। ठीक है, यानी कि एक नई गति, एक नई ऊर्जा भारत और आसियान देशों के बीच में भरने का काम इस नीति ने किया है। और जो क्या है वो एग्जाम में तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आई हैं इन जो क्या है वो पॉलिसी से। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 12वें, ठीक है, यानी कि 12वें भारत आसियान, क्या था बच्चों, 12वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2014 के अंदर आपके म्यांमार में
ठीक है। म्यांमार के अंदर 12वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2014 के अंदर आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलने की औपचारिक घोषणा की, और ये डेट पूछी जा चुकी है। ठीक है, और ये 12वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन भी, ठीक है। और ये कहा कि अब हमको और ज्यादा जो क्या है वो ज्यादा मतलब एक कहें गति के साथ काम करने की जरूरत है इन आसियान देशों के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन्होंने 4C दिए, 4C दिए इन्होंने। पीएम मोदी जी जहां भी जाते हैं तो इनको ये बड़ा शौक है ऐसे एब्रीवेशन देने का, तो यहाँ पे 4C's उन्होंने बताई हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो इन्होंने 4 तरीके से जुड़ाव की बात की भारत और आसियान देशों के बीच में। पहला तो क्या है आपका कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक जुड़ाव, यानी कि बौद्ध धर्म हमारी सांझी विरासत है। ठीक है, तो कैसे हम कल्चर के मुद्दे पे, संस्कृति के मुद्दे पर और ज्यादा जुड़ाव कर सकते हैं इन देशों के साथ। तो पहला सी क्या है, कल्चर, समझ गए आप, यानी कि धर्म को आधार बना के एक रिश्ता क्रिएट करना, जुड़ाव। दूसरा है कॉमर्स, यानी कि व्यापार, ट्रेड। आप और हम जानते हैं कि आज की राजनीति के अंदर अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास या व्यापार, ट्रेड सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी सारे मुद्दे पीछे हो गए हैं। तो कैसे हम कॉमर्स को, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाएं किसी भी तरीके से। ठीक है, और तीसरा सी है हमारा कनेक्टिविटी, यानी कि हम जुड़ाव किस प्रकार से इन देशों के साथ करें, चाहे वो हमारी सड़क परियोजना है, हमारी रेल परियोजना है, या फिर हमारी नदी जल की कोई परियोजना है। जैसे यहाँ पे 2-3 मैं आपको परियोजनाएं बताऊंगी। ठीक है, चौथा सी है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि क्षमताओं का, साझी क्षमताओं का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण। ठीक है, जैसे कि 2000 इसको मैं आपको ज्यादा मैश हो गया था। ठीक है, देखिए 2017 के दौरान भारत ने आसियान जो देश हैं, ठीक है, और जो क्या है हम बात करें, और आपकी जो शार्क दक्षेश के जो देश हैं, है ना, उनके लिए क्या किया, एक सांझे उपग्रह का क्या किया, भारत से उस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा ताकि मौसम संबंधी, ठीक है, सारी जानकारी, सूचनाएं सदस्य देशों को मिलती रही। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इन 4C's की, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। ये चारों सीज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी की बात करेंगे और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेंगे। देखिए बच्चों, पहला है हमारा मेकोंग गंगा परियोजना। ठीक है, फिर है हमारा दूसरा भारत थाईलैंड म्यांमार सड़क परियोजना। ठीक है, और इसके बाद हमारे 2-3 और प्रोजेक्ट हैं जो आज चल रहे हैं इन देशों के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर क्या किया है, आसियान देशों की मदद से पूर्वी भारत का विस्तार या विकास, उत्तर पूर्वी भारत का विकास। ठीक है, यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनकी जो क्या है वो कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करना, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल परियोजनाओं के थ्रू भारत के जो क्या है उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का विकास एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर करने की बात कही गई है स्पेशली। और हम बात करें तो इंडो पैसिफिक व दक्षिण चीन सागर के अंदर चीन के बढ़ते दबदबे को कम करना भी इस नीति की क्या थी, सबसे बड़ी विशेषता। ठीक है, तो इतना हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी से देख लिया है। अभी हम बात करेंगे हमारी 2 और पॉलिसियां। पहली है हमारी लुक वेस्ट पॉलिसी या लिंक वेस्ट पॉलिसी। देखिएगा बच्चों, लुक वेस्ट या लिंक वेस्ट पॉलिसी 2005 के अंदर जो हमारे पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या किया, जो हमारे पश्चिमी देश है, यानी कि जो हमारे पश्चिम में पड़ते हैं, जैसे आपका खाड़ी देश हो गई, आपका इजराइल हो गया, ठीक है, या आपका ईरान हो गया। ठीक है, खाड़ी देश, इनको पश्चिम एशियाई देश हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पश्चिम में पड़ते हैं, और खाड़ी देश ईरान और इजराइल, इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को किस प्रकार
मजबूत किया जाए रणनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से, ये पॉलिसी बात करती है लिंक वेस्ट। अगर कुछ भी आपको याद नहीं रहे तो ये पॉइंट तो आपको जरूर याद रहना चाहिए, कौन सी पॉलिसी किस देश के साथ भारत के रिश्तों की बात करती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं मोटे मोटे फैक्टरों से आता है। ठीक है, देखिए लिंक वेस्ट या लुक वेस्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि भारत जो है हमारा वो पश्चिम एशियाई देशों के साथ किस प्रकार के संबंध बनाएगा। 2005 पीएम जो क्या है वो मनमोहन सिंह ने इस नीति की शुरुआत की थी, और इसके जो मेन पॉइंट है वो ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि ये वो देश हैं जिनके पास तेल और पेट्रोलियम है, इसलिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को इन देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने पड़ते हैं और जरूरी भी है हमारी विदेश नीति के लिए। उसके बाद प्रवासी भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन देशों में यानी कि पश्चिम एशियाई देशों के अंदर आज लगभग 90 लाख प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, और भारत के अंदर क्या भेजते हैं वो पैसा, यानी कि हमारी इनकम का भी बहुत बड़ा तो क्या है वो हिस्सा इन देशों से भारतीय यहाँ पे भेजते हैं। तो प्रवासी भारतीय, ऊर्जा सुरक्षा, साथ साथ आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद यानी कि किस तरीके से भारत इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके क्या करेगा, आतंकवाद से सुरक्षा। ठीक है, और रणनीतिक संतुलन। आज के टाइम पे अफगानिस्तान और हमारा पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ते क्या हैं, ढुलमुल। तो ऐसे में जो रणनीतिक संतुलन बनाए रखना भी बहुत बड़ी क्या है, जिम्मेदारी। और आपकी लुक वेस्ट पॉलिसी, जिसको हमारे पीएम मोदी ने क्या कर दिया था, लिंक वेस्ट, लिंक वेस्ट के अंदर बदल दिया था पीएम मोदी ने। जस्ट ए सेकेंड, बड़ा मैस क्रिएट हो गया। लिंक वेस्ट पॉलिसी, ठीक है जी, पीएम मोदी ने लुक वेस्ट को लिंक वेस्ट में बदल दिया, और जो क्या है ये हमारी पॉलिसी आपकी पश्चिम एशियाई देशों के ऊपर केंद्रित है। ठीक है, और आगे बात करें, इस थ्योरी से हमने इतना देख लिया है, इस पॉलिसी से। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के बारे में। देखिए बच्चों, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी आपकी जो क्या है वो 2012 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन शुरू करने वाले प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह थे, लेकिन इसको आगे विस्तारित किया और इसको और मजबूत बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, कनेक्ट सेंट्रल एशिया की जो पॉलिसी है, जितने भी स्थान वाले देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, आपका किर्गिस्तान हो गया, आपका उज्बेकिस्तान हो गया, ये कौन है, ये हमारे बच्चों एससीओ मेंबर हैं लगभग। ठीक है, ये मध्य एशियाई देश हैं, सेंट्रल एशियाई देश हैं, और मध्य एशियाई देशों के साथ भारत की विदेश नीति के बारे में कौन सी पॉलिसी बात करती है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012 के अंदर। ठीक है, शुरू करने वाले कौन थे, पीएम मनमोहन सिंह, लेकिन इसके अंदर एक नई ऊर्जा भरी या इसको और एडवांस किया 2015 के अंदर पीएम मोदी ने। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2015 में 5 मध्य एशियाई देशों की एक साथ यात्रा, क्या बोला मैंने, एक साथ यात्रा करने वाले क्या बन गए, पहले पीएम यानी कि पहले प्रधानमंत्री। इन्होंने 2015 में 5 के 5 मध्य एशियाई देशों की यात्रा की और एक नई गति भर दी आपके क्या बोलेंगे सेंट्रल एशिया देशों के साथ भारत के संबंधों को लेके। ठीक है, और हम बात करें 2022, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2022 के अंदर पहला भारत मध्य एशिया क्या हुआ, 2015 के अंदर 2022 के अंदर पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन इस नीति के तहत, समझ गए आप, यानी कि पहला इंडिया सेंट्रल एशिया जो समिट है वो 2022 के अंदर हुई थी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक तापी हमारी पाइपलाइन है। देखिए 5 मध्य एशियाई देश हैं, बिल्कुल एससीओ के मेंबर हैं लगभग, और हम इन देशों के साथ एससीओ के अंदर भी हर साल बैठकों के अंदर इंटरेक्शन या मीटिंग करते रहते हैं, वहां से भी हमको सपोर्ट मिलता है। और भारत भी, हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ के मेंबर संयुक्त रूप से बने थे। आपको ये भी बताना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को जो क्या है वो मेंबरशिप दिलवाई एससीओ के अंदर, कब। ठीक है, एक आपका तापी पाइपलाइन है, क्या है,
आपका तुर्कमेनिस्तान, आपका अफगानिस्तान और या आपका पाकिस्तान और इंडिया, इन 4 देशों के बीच से एक हमारी गैस पाइपलाइन, ठीक है, तापी परियोजना है, वो भी इससे जुड़ी हुई है। क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की बात करती है। तापी परियोजना या तापी प्रोजेक्ट गैस पाइपलाइन इन देशों के थ्रू, यानी कि आपके स्थलीय मार्ग से, क्योंकि बच्चों ये सारे तो देश हैं जो मैंने आपको बताए 5 स्थान, ये लैंड लॉक कंट्री हैं, इसलिए भारत इनसे कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है। और इन सब देशों के अंदर प्राकृतिक गैस और आपके तेल के बहुत बड़े भंडार हैं इन देशों के पास, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा की हमने बात कर ली है, कनेक्टिविटी की हमने बात कर ली है, तो ये थी हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। और इसके बाद बात करेंगे आज की हमारी जो क्या है वो फॉरेन पॉलिसी के आखिरी डॉक्ट्रिन के बारे में, या हमारी नीति के बारे में, जो है बच्चों हमारी क्या, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि पड़ोस पहल की नीति, पड़ोस पहल की नीति। जी हाँ, 2014 के अंदर पीएम मोदी ने इसको लेके बात की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेके बात की, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी बात करती है कि भाई कुछ भी हो पड़ोसी पहले, ठीक है, पड़ोसी पहले, यानी कि जब हमको दिक्कत होगी तो सबसे पहले पड़ोसी तो काम आएगा ना, कोई दूर का देश भाग के आएगा, इतने क्या है, पड़ोसी देश क्या करेगा, हमारी सबसे पहली मदद। तो इंडिया फर्स्ट रिस्पोंडर के रूप में, यानी कि सबसे पहले पहुंचने वाले देश के रूप में उभरा है इस नीति का प्रयोग करके, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2014 की इसकी हम बात करें तो हम जानते हैं पहली बार पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के सारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए थे, बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था वो आपका। 2014 के अंदर शपथ ग्रहण में सार्क देशों के सदस्यों को बुलाया। फिर हमने 2019 के शपथ ग्रहण में बिम्स्टेक, जो शार्क का आजकल एक ऑप्शन बन गया है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अलग से आपको एक लॉन्ग वीडियो बनेगी, बस आपको जुड़े रहना है। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक लाइक और एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से हमारे आप 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, फिर लाइव मिलेंगे आप लोगों से ऐसी ही फॉरेन पॉलिसी और सारे जो क्या जितनी भी वीडियो हैं आपकी टॉपिक वाइज एस्टेट 2026 को लेके, आपकी बार हम सबका एस्टेट जो क्या है वो पास करवा देंगे, ठीक है। फिर हम बात करें फर्स्ट रिस्पोंडर। देखिए बच्चों, चाहे आपका नेपाल के अंदर भूकंप हो, ठीक है, या फिर आपका तुर्की के अंदर भूकंप हो, या फिर श्रीलंका का आर्थिक संकट हो, भारत ने क्या किया है, हर स्थिति के अंदर इन पड़ोसी देशों की मदद करने की पूरी कोशिश की है एज ए फर्स्ट रिस्पोंडर, ठीक है। हम बात करें तो कोविड के टाइम पे भारत की सरकार ने सबसे पहले वैक्सीन भेजी, वैक्सीन मैत्री जो क्या है वो इनिशिएटिव चलाया कि किसी को मिले ना मिले वैक्सीन, बट भारत के पड़ोसी देशों को तो जी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वैक्सीन मैत्री व विकास सहायता, ठीक है, की। और आपका इसका क्या है, बीजेपी सरकार का या पीएम मोदी का मोटो इस थ्योरी के पीछे या पॉलिसी के पीछे, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की सारे के सारे फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन के बारे में। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।